अध्याय 3 आप देखेंगे तो धारा 7 से 19 तक में विभक्त है, जो परिषद और राजस्व अधिकारी के नाम से जाना जाता है। तो अध्याय 3 में कितनी धाराएं हैं टोटल? 7 से 19। तो 19 में से 7 निकल जाएगा। 12 धाराओं का यह अध्याय है टोटल। 12 धाराएं इसमें रखी गई हैं। परिषद और राजस्व अधिकारी, तो इसको मैंने दो भाग में देखिए चार्ट के माध्यम से बांट दिया है। एक तरफ परिषद को कर दिया और दूसरी तरफ राजस्व अधिकारी के बारे में लिख दिया। ध्यान से देखिएगा बोर्ड पर, एक तरफ परिषद और एक तरफ राजस्व अधिकारी। परिषद के लिए धारा 7 से 10 4 धाराएं खर्च हुई हैं 12 धाराओं में से, और राजस्व अधिकारी के लिए शेष 8 धाराएं खर्च हो गई 11 से 19। तो परिषद, राजस्व अधिकारी। अब परिषद में जो 4 धाराएं हैं उनको मैंने अलग अलग लिख दिया है। जो पहला है वो राजस्व परिषद से संबंधित है। दूसरी धारा जो 8 है वो परिषद की अधिकारिता, यानी परिषद क्या होगी, उसकी अधिकारिता क्या होगी, उसके कार्यों का वितरण कैसे किया जाएगा और परिषद का विनिश्चय कैसे होगा। तो कार्यों का वितरण और परिषद का विनिश्चय, धारा 7, धारा 8, धारा 9, धारा 10, इस तरह से परिषद को 4 धाराओं में बांट दिया गया है। राजस्व परिषद, उसकी अधिकारिता, उसके कार्यों का वितरण एवं उसका विनिश्चय। इस तरफ आप देखेंगे राजस्व अधिकारिता को धारा 11 से 19 तक में विभक्त किया गया है। टोटल 8 धाराएं खर्च हुई हैं। इसको भी मैंने 2 भाग में अलग से दिखाया है। एक राजस्व अधिकारियों का नाम, दूसरा है अन्य प्रावधान। तो राजस्व अधिकारियों में कौन कौन से अधिकारियों का उल्लेख किया गया है? देखिए धारा 11 से 16 तक, यानी टोटल कितनी धाराएं हैं? 6 धाराएं। यहां पे टोटल 6 धाराएं हैं और 2 धारा यहां पे है 17 से 19। तो 3 धारा 17, 18, 19, 3 धाराएं यहां पे हैं। 3 धारा यहां हो गई, 6 धारा यहां हो गई 9 और 4 उधर। तो 9 4 13 धाराएं हो जा रही हैं। इसका मतलब यहाँ 13 धाराएं हैं, 12 से ज़्यादा हैं ये। हाँ 13 धारा हो रही है, ये 7 भी तो काउंट किया जाएगा। तो 13 धारा टोटल है। तो 4 उधर हो गया और 9 धारा इधर। 9 में से आपका इधर 6 धारा खर्च हो गया और 3 इधर खर्च हो गया। तो इधर आप देखेंगे राजस्व अधिकारियों के नाम में किसका किसका नाम दिया गया है? आयुक्त, अपर आयुक्त, कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, कलेक्टर, एडिशनल कलेक्टर 12 में। 13 में उप जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी। 14 में तहसीलदार, तहसीलदार न्यायिक। 15 में नायब तहसीलदार और 16 में राजस्व निरीक्षक एवं लेखपाल। राजस्व निरीक्षक को व्यवहारिक में कानूनगो भी कहते हैं। तो कानूनगो और लेखपाल को धारा 16 में रखा गया है। ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण धारा है ये 16। और अन्य प्रावधान को मैंने 3 धाराएं जो इससे जुड़ी हुई थी 17 से 19। एक है पदों का समुच्चय, एक धन, कागजात, पत्र या अन्य सरकारी प्रतिभूतियों की वसूली की प्रक्रिया बताई गई है 18 में, और लास्ट में है राजस्व अधिकारियों की अन्य शक्तियां। तो इस तरह से पूरे चार्ट के माध्यम से अध्याय 3 को हम लोगों ने एक बार में देख लिया कि पूरा अध्याय 3 2 भागों में बांट दिया गया। एक तरफ परिषद, एक तरफ राजस्व अधिकारी। परिषद में 4 धाराएं खर्च हो गई। राजस्व परिषद क्या होगी, उसकी अधिकारिता क्या होगी, उसके कार्यों का वितरण कैसे होगा और उसका विनिश्चय कैसे होगा। राजस्व अधिकारियों का जो नाम है उसमें भी 2 भागों में आपने देख लिया। एक राजस्व अधिकारियों का नाम, एक अन्य प्रावधान। अधिकारियों के नाम में जो अथॉरिटी है सबसे पहला है कमिश्नर, अपर कमिश्नर, कलेक्टर, एडिशनल कलेक्टर, एसडीओ यानी उप जिलाधिकारी, एडिशनल उप जिलाधिकारी, अपर उप जिलाधिकारी, तहसीलदार न्यायिक, नायब तहसीलदार। तो तहसीलदार, तहसीलदार न्यायिक यहाँ भी 2 हैं। नायब तहसीलदार यहाँ सिंगल है, राजस्व निरीक्षक एवं लेखपाल। आप देखेंगे एक चीज़ और देखेंगे कि सभी धाराओं में 11 से लेकर 16 तक में
सब में 2-2 अथॉरिटियों का उल्लेख है, लेकिन 15 में केवल एक है, वो है नायब तहसीलदार। आपने कलेक्टर की परिभाषा भी पढ़ी है, धारा 4 का खंड नंबर 8। धारा 4 का खंड 8 में कलेक्टर को परिभाषित भी किया गया है, और उप जिलाधिकारी की परिभाषा धारा 4 का खंड नंबर 18 में है, जिसको मैंने 8 और 18 से याद करवाया था परिभाषा वाले वीडियो में। तो इसको आप यहाँ साफ पठित धारा 4 खंड 18, धारा 4 खंड 8 भी लिख दीजिएगा। आयुक्त या अपर आयुक्त की परिभाषा नहीं दी गई है, तहसीलदार नायब तहसीलदार की भी नहीं है, नायब तहसीलदार की भी नहीं है, राजस्व निरीक्षक एवं लेखपाल, इन शब्दों को परिभाषित नहीं किया गया है अलग से। केवल 2 शब्द ऐसे हैं जिनको परिभाषित किया गया है, कलेक्टर और उप जिलाधिकारी। अब हम लोग देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले इधर का देख लेते हैं, परिषद क्या है, धारा 7 से 10 तक, जिसमें सबसे पहले राजस्व परिषद है, जो परीक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण धारा 7 है। 8, 9, 10 ये 3 धाराएं उतना महत्वपूर्ण नहीं है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण धारा 7 है, लेकिन याद आपको सब रखना है। धारा 7 में कहा गया है कि राज्य को, यानी प्रत्येक राज्य में, यानी उत्तर प्रदेश राज्य में, प्रत्येक राज्य का तो यहाँ कहने कोई मतलब नहीं, क्योंकि हर राज्यों का अपना अलग अलग हो सकता है, लोकल है। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में लिखा हुआ धारा 7 में कि उत्तर प्रदेश राज्य में एक राजस्व परिषद होगा, जिसमें एक अध्यक्ष होगा और इतने सदस्य होंगे जितना राज्य सरकार समय समय पर उन्हें उचित समझे और नियुक्त करे। तो सदस्यों की संख्या निश्चित नहीं है, अध्यक्ष एक होगा, सदस्य एक कम से कम तो होना ही है, एक से अधिक कितना होंगे इस पे कोई प्रतिबंध नहीं है, ये राज्य सरकार के ऊपर है। तो एक राजस्व परिषद होगा जिसको रेवेन्यू बोर्ड के नाम से जाना जाता है। आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में रेवेन्यू बोर्ड इलाहाबाद में है, उसी का एक ब्रांच है जो लखनऊ में भी स्थापित है, लेकिन जो मुख्य ब्रांच है, मुख्य ऑफिस है, वो इलाहाबाद में है राजस्व परिषद। तो राजस्व परिषद में एक अध्यक्ष और सदस्यों की संख्या निश्चित नहीं है, कम से कम एक तो होगा ही, कितने होंगे मैक्सिमम संख्या नहीं बताई गई है। अब इसमें जो सदस्य होते हैं राजस्व परिषद में, आप देखेंगे धारा 7 में खंड 3 में, क्योंकि 2 तो निश्चित है इसका, खंड 3 में लिखा हुआ है राजस्व परिषद के जो सदस्य होते हैं वो 2 तरह से होते हैं, एक प्रशासनिक सदस्य होते हैं, एक न्यायिक। तो प्रशासनिक सदस्य के लिए लिखा हुआ है कि वही व्यक्ति नियुक्त होने का पात्र होगा जो कम से कम कलेक्टर के पद को धारित किया हो, सॉरी कलेक्टर नहीं, कमिश्नर के पद को धारित किया हो। और राजस्व परिषद में जो सदस्य हैं न्यायिक रूप में, न्यायिक सदस्य बनने के लिए योग्यता कम से कम कलेक्टर का पद होना चाहिए। तो न्यायिक सदस्य के लिए योग्यता कलेक्टर का पद धारित किए हो, और प्रशासनिक सदस्य बनने के लिए योग्यता क्या है, पात्रता आयुक्त का पद धारण किए हो। उससे नीचे का पद अगर आपके पास है तो आप न्यायिक या प्रशासनिक सदस्य परिषद में नहीं बन सकते। जो परिषद के मेंबर होते हैं, परिषद के मेंबर में से ही राज्य सरकार किसी भी सदस्य को न्यायिक सदस्य के रूप में भी नियुक्त कर सकते हैं, यानी उसका कार्य केवल फिर न्यायिक होगा। तो वो न्यायिक कार्यों को देखेगा, ये भी धारा 7 में ही उल्लिखित किया गया है। तो इस तरह से धारा 7 में कहा गया कि राज्य को में एक राजस्व परिषद होगा जिसका एक अध्यक्ष होगा और उतने सदस्य होंगे जितना राज्य सरकार समय समय पर अवधारित करे, नियुक्त करे उन्हें। सदस्य 2 भांत के होंगे, एक प्रशासनिक एवं न्यायिक। प्रशासनिक सदस्य नियुक्त होने के लिए पात्रता कम से कम आयुक्त का पद धारित किए हों, न्यायिक सदस्य होने के लिए पात्रता कम से कम कलेक्टर का पद धारित किए हों। और जो सदस्य हैं परिषद में, उन सदस्यों में से राज्य सरकार समय समय पे किसी सदस्य को न्यायिक कार्य भी सौंप सकती है। जिस सदस्य को न्यायिक कार्य सौंप दिया जाएगा वो केवल और केवल न्यायिक कार्यों को ही फिर देखेगा। उसके बाद धारा 8 में देखेंगे परिषद की अधिकारिता बताई गई है।
परिषद का जुरिडिक्शन बताया गया है धारा 8 में कि परिषद की अधिकारिता क्या होगी। तो जो परिषद की अधिकारिता है, इसमें आप देखेंगे लिखा हुआ है कि सभी वादों पे, अपीलों पे, पुनरीक्षणों पे, इन सब मामलों का निस्तारण परिषद के द्वारा किया जाता है। चाहे कोई वाद हो, अपील हो, पुनरीक्षण हो, या इस संहिता के तहत या किसी अन्य विधि के तहत कोई और कार्य दिए गए हैं, तो उसका भी निष्पादन परिषद के द्वारा किया जाता है। धारा 9 में कार्यों का वितरण लिखा हुआ है। तो कार्यों का वितरण, परिषद अपने सदस्यों को कार्यों का वितरण करेगी और जो कार्य जिस सदस्य को दिया जाएगा उस कार्य को वो अपना पूरा करेगा। इसी तरह से इसी में लिखा हुआ है, धारा 9 में ही आप देखेंगे कि जो परिषद है वो किसी मामले का निस्तारण करने के लिए एक से अधिक व्यक्तियों का पीठ गठित कर सकती है। एक से अधिक व्यक्तियों के, यानी एक से अधिक सदस्यों की पीठ गठित कर सकती है और फिर उस मामले का विनिश्चय उस पीठ के बहुमत के अनुसार किया जाएगा। धारा 9 में बात क्लियर बताई गई है। यदि धारा 10 में कहा गया है कि परिषद का विनिश्चय कैसे होगा, तो परिषद का विनिश्चय बहुमत के अनुसार होगा। जब कभी किसी मामले का निस्तारण करने के लिए चाहे एक सदस्य हो या दो सदस्य कोई पीठ गठित की गई हो, तो मामले का निस्तारण हमेशा कैसे होगा? बहुमत के अनुसार होगा। अगर किसी विषय पे सदस्यों की राय आपस में बराबर बराबर बंट जाती है, तो ऐसी स्थिति में अध्यक्ष एक बृहत्तर पीठ का गठन करेगा और मामला फिर उस बृहत्तर पीठ को, यानी बड़ी पीठ को भेजा जाएगा और उस बड़ी पीठ की बहुमत के अनुसार मामले का निस्तारण किया जाएगा और जो भी निर्णय दिया जाएगा वो निर्णय माना जाएगा कि वो परिषद का निर्णय है। तो ये हो गया धारा 10। तो इस तरीके से धारा 7, 8, 9 और 10 आपने देख लिया। जो विनिश्चय की बात की गई है, अगर आप देखेंगे भारतीय संविधान में, तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 145 है उसमें लास्ट खंडों में आपको मिलेगा, खंड 5 में, कि किसी भी मामले का निस्तारण हमेशा बहुमत के अनुसार होगा। यदि किसी विषय पे जजों की राय आपस में बढ़ जाती है तो फिर वो निर्णय मान्य नहीं होगा, लेकिन प्रत्येक